कहीं अगर हल्ला होगा तो म्यूट कर दीजिएगा आप, ठीक है? ठीक ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टार्ट। हाँ स्टार्ट। ठीक है ओके। तो इससे पहले की क्लास में हमने खास करके सोशल साइंस अर्थात एसएसटी का हमने क्या किया, पूरा सिलेबस देखा, उसका हमने ये समझने का प्रयास किया उसके माध्यम से कि सोशल साइंस के सवाल के पूछने का पैटर्न मतलब आखिर क्या रहेगा सवाल में, उसका टॉपिक क्या है, पेडागोजी कैसे पूछेगा, वो सब हमने देखा है। अब हम डायरेक्ट सवाल पे आते हैं कि जो हमने सिलेबस देखा उस सिलेबस के आधार पे सवाल ये पूछ कैसे रहा है। तो हम पहले ये देखते हैं कि अभी हमने पेडागोजी को काफी डिटेल में डिस्कस किया, तो सबसे पहले हम पेडागोजी के सवाल को देख लेते हैं। पेडागोजी का जो सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 60 के आसपास होगा, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 के आसपास आते हैं, है ना? एक मिनट, कहाँ से है? यानी कि 40 यहाँ शुरू किससे, 30 से है ना, तो 40 क्वेश्चन इसका ये होगा, क्वेश्चन नंबर 70 के आसपास होगा ना, 40 40 80 के आसपास होगा। हाँ 80 के आसपास। कहाँ से है ये? हेलो 30 से है ना, 30 में 40 को जोड़ दीजिए, क्वेश्चन 70 से होगा ना, 70 के बाद ही पूछेगा पेडागोजी वाला। हाँ पेडागोजी 70 के बाद ही है, ठीक है। हाँ 71 से है। देखिए हमने अभी पेडागोजी डिस्कस डिटेल में किया है, अभी हम लोग सिलेबस में देखे हैं और अभी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी अभी लोग पढ़े नहीं है, तो टॉपिक जब पढ़ेंगे एक दो टॉपिक फिर क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहले हम 71 से लेकर 90 तक के सवाल को देखते हैं कि आखिर ये पेडागोजी में कैसे पूछ रहा है, ठीक है? बीच बीच में बोल रहे जरिए नो, आपको बोल रहे हैं। हाँ ऐसे में मुझे लगता है कि हमसे बोले जा रहे हैं, ठीक है? यस नो बीच में बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं अभी जो हम देखे हैं पेडागोजी कैसे पूछ रहा है। देखिए अभी हमने बोला था ना मूल्यांकन के बारे में सवाल आएगा, बोला था ना, तो मूल्यांकन के बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन देखिए ABCD ऐसे करके पूछ रहा है, केवल AB है ना, ऐसे करके। तो पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों का मूल्यांकन एक समग्र के रूप में रचनात्मक होने के साथ बहुआयामी होना चाहिए। सही बात है ना? लेकिन जहाँ भी पॉजिटिव दिखे ना, हम जो ट्रिक बताए थे शुरू में भी, इसका मतलब ये सही है, सही है गलत है? पहला बोलिए, हम बहुत थक जाते हैं बोलते बोलते। पहला सही है, रचनात्मक सही है। एक कीवर्ड को पकड़ना है, उतना डिटेल नहीं जाना है, एक बार पढ़ना है उसका, एक कीवर्ड को पकड़ना आगे बढ़ना है। दूसरा रचनात्मक आकलन दक्षता आधारित होता है, यह विद्यार्थियों को सीखने को बढ़ावा देता है। बढ़ावा पॉजिटिव वर्ड है, ये सही है, B नंबर। तीसरा भी है मानदंड संदर्भित आकलन संदर्भित करता है छात्र का स्कोर अन्य छात्रों से तुलना में कितना है। ये देखिए क्राइटेरियन डिफरेंस असेसमेंट रेफर्स टू हाउ टू स्टूडेंट स्कोर इन कंपैरिजन टू अदर्स स्टूडेंट। तो ये मतलब जो है ABC भी सही है, यानी तुलना करता है आकलन में। मानदंड संदर्भित, ये वर्ड इंग्लिश में देख लीजिए, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट, यानी कि रेफरेंस का अर्थ होता है कि हम किसी से रेफरेंस कर रहे हैं, यानी कि एक बच्चा का दूसरे बच्चा से मतलब रेफर करके हम ये ट्राई कर रहे हैं कि दूसरे का स्कोर मतलब कि तुलना में कितना आया है ना। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना है कि जब हम किसी बच्चे से स्कोर की तुलना उसके सीखने से करेंगे तब वहाँ गलत हो जाएगा। ये मूल्यांकन की बात कर रहा है, इसे ध्यान रखना है। सीखने में तुलना नहीं करना है, हर बच्चा अपने तरीके से सीखेगा। मूल्यांकन में हम तुलना कर सकते हैं कि ये तुलना जो हम लोग कर रहे हैं, एक बच्चा मान लीजिए एक क्लास में 60 बच्चा था, हम ये तुलना तो करेंगे ना कि 60 बच्चा में 40 बच्चा फर्स्ट आया है और 20 बच्चा फर्स्ट नहीं आया है, ये मूल्यांकन हो गया, फर्स्ट नहीं आया। अच्छा, या फिर मान लीजिए बच्चा फेल कर गया, तो हम लास्ट में फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग में देखेंगे ना कि आखिर कैसे मतलब हम लोग का ये मिसिंग हो गया, बच्चे कहाँ नहीं पढ़ पाए। इसीलिए आकलन जो है, आकलन के टॉपिक में असेसमेंट फॉर असेसमेंट ऑफ लर्निंग आया था, याद आ रहा है? इसीलिए ये आकलन जो करता है वो छात्र का स्कोर अन्य छात्रों से की तुलना में कितना है, ये टीचर करता है, ये बच्चे के लिए नहीं है। लेकिन बच्चा जब तुलना करेगा किसी से तो वो गलत होगा, ध्यान रखना यहाँ पे, है ना? यहाँ पे मूल्यांकन बच्चा तो नहीं करेगा, तुलना तो गलत होगा, सॉरी, टीचर तुलना बच्चे की करेंगे तब वो गलत हो, या बच्चा खुद में भी करेगा तो गलत होगा। लेकिन यहाँ पे मार्क्स की तुलना हो रहा है, ये मार्क्स की तुलना इसलिए हो रहा है क्योंकि मूल्यांकन किया जा रहा है, ये तुलना नहीं है, ये मूल्यांकन के लिए हम लोग तुलना कर रहे हैं, ना कि सीखने के लिए तुलना कर रहे हैं, ये हम समझाना चाह रहे हैं, समझे? सीखने के लिए तुलना करेंगे तब गलत होगा ना, कि बच्चा अलग अलग तरीके से सीखेगा, हम उसको दबाव क्यों देंगे तुम ऐसे सीखो, या वो बच्चा ऐसे सीखता तुम क्यों नहीं सीखा, उसको दबाव नहीं डालेंगे। यहाँ पे मूल्यांकन के लिए तुलना कर रहे हैं कि हम एक साल पढ़ाए बच्चों को, एक साल में क्या सीखा,
या बीच में असेसमेंट फॉर लर्निंग करेंगे तो उसमें भी आकलन करेंगे ना कि बच्चा एक महीना में क्या सीखा, है ना। तो उसके लिए हम तुलना कर सकते हैं स्कोर का। यहाँ पे बच्चे देखो क्या होगा ना, यहाँ पे कंफ्यूज कर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए, सी और डी भी दिया है। अगर आप मान लीजिए बी के बारे में नहीं जानते हैं तो ए सी डी मार के आ जाएंगे। अगर सी के बारे में आप जान रहे हैं, बी के बारे में जान रहे हैं, तो ए बी सी तीनों सही है। और देखिए मानदंड जब ऊपर सही है तो ये नीचे भी यहाँ पे सही होगा, है ना। एक छात्र का स्कोर पूर्व निर्धारित छात्र की तुलना में कितना आया, यानी कि ए बी सी डी है ना। अब देखिए दिक्कत क्या होगा, जो बच्चा इसको नहीं समझ रहा है कि तुलना करना यहाँ पे जरूरी है क्योंकि ये मूल्यांकन कर रहा है, तो वो खाली ए मार के आएगा, समझ में आ रहा है। ऑप्शन में सिर्फ ए मार के आ जाएगा। यही चीज हम समझाना चाह रहे हैं। इतना डिटेल में डिस्कस करने का कारण यह है कि गलती कहाँ करेंगे आप, गलती यही करेंगे, ए मार के आप आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है पहला तो बहुत अच्छा बात है, ये क्या है मतलब दक्षता आधारित होता है, ठीक है ए बी तो लग रहा है, लेकिन ए बी तो ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ भी आप फंस जाएंगे। आपको लगेगा बी तो सही है लेकिन ए बी ऑप्शन नहीं है, और फिर आपको सी लगेगा कि ये तुलना कर रहा है, नहीं ये नहीं होगा, ये भी तुलना कर रहा है, ये भी नहीं होगा। सी डी को आप हटा देंगे, बी तो आपको मिलेगा नहीं और ए मार के आ जाएंगे। देख रहे हैं यही गलत सत्य। हम इस एक क्वेश्चन के माध्यम से सिर्फ एक क्वेश्चन मत मानिए, ये मतलब हजारों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उसका एक मॉडल है ये जो अभी हम बोले हैं कि गलती कहाँ करेंगे। और इस एक क्वेश्चन को आप समझ गए तो इसको हर जगह अप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है कि ये गलती कैसे होता है। वहाँ पे जो आप नहीं जिसका अर्थ जान रहे हैं उसका गलत अर्थ निकाल लेंगे, और गलत अर्थ निकालेंगे तो आपको पहले से वहाँ पे तैयार है गलत ऑप्शन देकर, अच्छा बेटा और ठीक है यहाँ पे तुम ये सोच रहे थे, यहाँ ऑप्शन दिए हुए तुम गलती मारो। तो हमको पहले गलत को ढूंढना है कि गलती कहाँ है, और गलती नहीं है तो आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना बॉक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं, हम जो समझा रहे वही सब बोल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72 ये कह रहा है स्वास्थ्य प्रणाली में सरकार की भूमिका। देखिए अब देखिए सरकार के बारे में सवाल पूछ रहा है, लेकिन पूछ कैसे रहा है देख रहे हैं, यही हम बोल रहे थे। तो ये मतलब लूसेंट पुसेंट से नहीं कोई पास करेगा सीटेट। स्वास्थ्य प्रणाली में सरकार की भूमिका विषय पर किए गए परियोजना कार्य को प्रस्तुत करने के लिए छात्रों को किस क्रम का पालन करना चाहिए। अब ये पूछ रहा है, देखिए ये पूछ रहा है निष्कर्ष को प्रस्तुत करना है ना, किस क्रम में पूछ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब क्वेश्चन नेट में भी पूछता है कि क्रम पूछ देता है, ये क्रम पूछने लगा है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना है, देखिए 2 बार क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करना, जो लेंदी क्वेश्चन रहेगा। स्वास्थ्य प्रणाली में सरकार की भूमिका विषय पर किए गए परियोजना कार्य को प्रस्तुत करने के लिए छात्र को किस क्रम का पालन करना चाहिए। अब छात्र कोई परियोजना के बारे में प्रोजेक्ट से क्वेश्चन आया है, बच्चे को कहते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क मिला है, गर्मी छुट्टी में बच्चा आता है मामा प्रोजेक्ट मिला है, प्रोजेक्ट मिला है तो ठीक है, प्रोजेक्ट बच्चा कैसे बनाएगा, किस ये प्रोजेक्ट का नाम है स्वास्थ्य प्रणाली में सरकार की भूमिका, ये प्रोजेक्ट का नाम है। अब इस विषय पर कोई कार्य दिया गया है तो उसको किस क्रम में बच्चा प्रस्तुत करेगा, बच्चा ये सवाल कह रहा है, पहले सवाल समझना है। अब देखिए हम आंसर देखकर ही डिस्कस करते हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे एग्जाम है। ऑप्शन देखिए उत्तर में ए दिया है, ए दिया है, बी सी डी ए दिया है। क्यों दिया है इसको देखते हैं। पहला उद्देश्य का निर्धारण करना, उसके बाद आंकड़े एकत्र करना, उसके बाद दिया आंकड़े एकत्र हेतु विशिष्ट स्रोतों को ढूंढना, उसके लास्ट में दिया निष्कर्षों को प्रस्तुत करना। अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो सबसे पहले आप कोई भी परियोजना शुरू करेंगे उसका उद्देश्य निर्धारित करेंगे ना कि उसका उद्देश्य क्या हमारा है ना। उद्देश्य के बाद क्या है कि हम जानेंगे कि स्वास्थ्य प्रणाली में सरकार जो है वो कैसे कैसे रुपया खर्च करती है, कितना खर्च करती है, तो आप आंकड़ा ढूंढेंगे, है ना। तो बी के बाद सी हो जाएगा। अब आंकड़ा जब एकत्रित कर लेंगे तब हम देखेंगे कि आंकड़े एकत्रण हेतु विशिष्ट स्रोतों को ढूंढना। अब हम ये देखेंगे ये जो आंकड़ा एकत्रित किए हैं इसका स्रोत ऑफिशियल है कि नहीं। ऐसा नहीं कि कोई मीडिया वाला गया और आपको बोल दिया कि सरकार का ये कमी है, आप उस पर भरोसा कर लिए। तो आपका विशिष्ट स्रोत भी होना चाहिए, ऑफिशियल स्रोत होना चाहिए। सरकार का कोई वेबसाइट है, सरकार का कोई मैगजीन है ना, उस या कोई अखबार है जिसमें सरकार के बारे में लिखा हुआ है, तो स्रोत को ढूंढेंगे और लास्ट में निष्कर्ष पाएंगे सरकार इस स्वास्थ्य विभाग में ये काम नहीं कर रही है कि कर रही है। समझ में आया। ऐसे ढूंढना है, डायरेक्ट निष्कर्ष पे नहीं आना है। तो कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो आपको बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे फंस जाएंगे कि बी तो डिसाइड कर लेंगे, सी भी आ जाएंगे। देखो बी सी एक साथ कहीं नहीं ना है, बी के बाद देखिए डी दे दिया है ना, यही फंसाया है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी में आप फंसेंगे। बी के बाद आपको लगेगा कि पहले विशिष्ट स्रोत को ढूंढेंगे तब न एकत्र करेंगे, नहीं, पहले आंकड़े एकत्र कर लेंगे। मान लीजिए स्रोत आप गलत ढूंढ लिए,
मान लीजिए आप कोई मीडिया का कोई खबर ले लिए और मीडिया के खबर के आधार पे आप दावा कर रहे हैं सरकार गलत कर रही है, क्या सही होगा ये? नहीं। इसका मतलब है आपको स्रोत ढूंढना बाद में है, लेकिन पहले एकत्र तो कर लें, है ना? एकत्र करने के बाद स्रोत को मैच करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महिलाओं द्वारा कार्य क्षेत्र पर समानता की, देखिए अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, समानता की जाने वाली चुनौतियों के विषय में पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक सूचना उपलब्ध करवाई जा सकती है? अब बताइए, समानता हमको बच्चे को पढ़ाना है ना, कि महिलाओं के कार्य क्षेत्र, अभी जनरल वाला टॉपिक डिस्कस जो कर रहे थे सीडीपी में, याद है ना, कि महिलाओं के बारे में, समानता के बारे में सवाल आएगा तो क्या होगा? देखिए, पर्सन इंटरव्यू। अच्छा, क्यों होगा ये उत्तर? बायोग्राफी में इसका होता है जीवनी, टेक्स्ट बुक होता है पाठ्य पुस्तक, न्यूज़पेपर आर्टिकल, इस सब के माध्यम से भी हम समानता के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सबसे सटीक आंसर कौन होगा ये ढूंढना सीटेट में, इसलिए बच्चा आप फेल ज्यादा करता है। यहाँ से भी जीवनी से भी हम महिला के बारे में पढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने एक टॉपिक अभी डिस्कस किया था, स्रोत, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत किया था ऊपर डिस्कस, पेडागोजी में याद आ रहा है? तो हमें क्या है, पहले प्राथमिक स्रोत पे जाना है, बताए थे ना हम कि प्राथमिक स्रोत को प्राथमिकता पहले देना है। तो व्यक्तिगत साक्षात्कार क्या है? प्राथमिक स्रोत नहीं है, यानी कि व्यक्तिगत साक्षात्कार वो खुद नहीं बोल रहा है। अरे बोलो ना यार, तो उसको कहाँ गई थे? क्या कुछ काम करने लगे है? तो हम नहीं पढ़ाएंगे उसे में, इंगेज होना चाहिए, कुछ काम भी कर रही हो, पढ़ भी रही हो, ऐसे नहीं पढ़ाएंगे हम पूरा जीवन मेरा मतलब बोलते बोलते मेरा सांस खुल जा रहा है और तुम मतलब उधर कुछ कर रहे हो। बैठ के पढ़ो पहले, बाद में कुछ करना है। ये क्या है? उसे नहीं होगा, पास नहीं कर पाओगे। फिर क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, कुछ कर रहे थे ना? नहीं कुछ नहीं कर रहे थे, लाइट कट गया तो इधर चार्ज लगाने लगे फोन। आप कुछ तो कर रहे थे, हम समझ गए ना, वो हमको 6 सेंस समझ में आ जाता है, वो शब्द समझ में आ जाता है, कुछ तो लेकिन कर रहे थे। ठीक है, वही चार्ज लगा रहे थे। ठीक, ध्यान देना है, बहुत कठिन है सीटेट, आपको लगता है आसान है, बहुत कठिन इसलिए क्योंकि समझने का चीज है ये। वहाँ पे ऐसा नहीं कि 10 दिन में जो सोनू कर रहा है ना वो फेल करेगा, हम पहले बता दे रहे हैं। वो नहीं पढ़ेगा अभी भी तो फेल करेगा। वो पढ़ने रहा, नोट्स बना रहा है, वो ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का नोट्स बनाना है, ये नहीं सीटेट में। सीटेट में समझना है और समझना है, पढ़ना है। ये बच्चे को पता ही नहीं है। पता है 5% सीटेट में रिजल्ट क्यों होता है? ये बच्चे को पता ही नहीं कि हमको पढ़ना कैसे और क्या पूछ रहा है। वो उड़ रहा है, नोट्स के पीछे उड़ रहा है, किसी वीडियो के पीछे उड़ रहा है। नहीं है सीटेट वो चीज, बहुत माइन्यूट तरीके से पढ़ना है। हम इसमें पूरा अच्छे से समझा रहे हैं, ऐसे नहीं समझा पाएंगे तो फिर बाद में दिक्कत होगा। आगे पढ़ते हैं। ठीक है, यह पर्सनल इंटरव्यू है। तो व्यक्तिगत साक्षात्कार है ना, तो ये क्या है? ये प्राथमिक स्रोत है, क्योंकि वो खुद बोल रही है। तो खुद जब बोल रही है तो इसका मतलब बच्चा उसके अनुभव से जुड़ रहा है ना, कि अच्छा हम साक्षात्कार में खुद बोल रही है, तो बच्चे समानता के बारे में ज्यादा उससे सीख पाएंगे, है ना। इसलिए कह रहा प्राथमिक सूचना उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्राथमिक सूचना लिख दिया है। द्वितीय सूचना क्या है? जीवनी है, कोई लिख दिया है। टेक्स्ट बुक है, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में किसी ने लिखा है, वो बच्चा तो खुद नहीं लिखा है, या जिसके बारे में कह रहे वो खुद नहीं लिखी है। और न्यूज़पेपर आर्टिकल वो भी कोई लिखा है। तो प्राथमिक सूचना में वही चीज आएगा जिसमें जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो खुद शामिल रहेगा। समझ में आया? इसीलिए इसका आंसर बी होगा। ये क्वेश्चन आसान लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत कठिन है, क्योंकि प्राथमिक स्रोत ढूंढने में ना बच्चा ये गलती करेगा, कहेगा टेक्स्ट बुक भी तो प्राथमिक स्रोत में आता है, नहीं ये मतलब नहीं, तो ये यहाँ फंस जाएगा। ठीक है, इसमें तो डिस्कस नहीं किया, लेकिन हम थोड़ा उस तरीके से समझाएं ताकि आप ऑप्शन ढूंढ पाए वहाँ पे। 74 ये कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विधि में छात्रों का पाठ्य पुस्तक के पढ़े जाना सम्मिलित होता है ना, जो कि हम पाठ्य पुस्तक से पढ़े जा सकते हैं। ऑप्शन दिया ए सी डी, है ना। हम देखते हैं ए सी क्यों दिया है। पहला है प्रोजेक्ट वर्क, है ना। सी है क्वेश्चनिंग, पूछना, प्रश्न विधि। डी है प्रदर्शन करना। अच्छा, व्याख्यान को नहीं शामिल किया है। व्याख्यान को शामिल क्यों नहीं किया, हमको ये समझना है कि ये जो है ना कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधि में पाठ्य पुस्तक से पढ़े जाने के लिए यही विधि सम्मिलित होती है। लेक्चर देंगे तो क्या बच्चा समझेगा? नहीं, लेक्चर तो हम दे ही रहे ना, यानी कि पाठ्य पुस्तक से पढ़े हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम बच्चे को जो पढ़ाए हैं ना तो उसको और बेहतर तरीके से समझा पाए। इसका मतलब है कि व्याख्या खूब देंगे, खूब लेक्चर देंगे तो नहीं समझेगा। इसका मतलब उसको परियोजना कार्य करवाएंगे, प्रश्न क्वेश्चन पूछेंगे,
उसको प्रदर्शन यानी कि डेमोन्स्ट्रेट कुछ चीज ला कर दिखाए, मान लो हमको दिखाना है चांद समझाना है, तो कोई बनावटी चांद ला के हम दिखा रहे हैं तो बच्चा क्या है उसको प्रदर्शन जैसे किए ना, बच्चे के दिमाग में इमेज बनने लगा है ना। तो कोशिश ये करना है सामाजिक अध्ययन के विषय में कि जितना ज्यादा बच्चे को दिखा पाएंगे, समझा पाएंगे, प्रोजेक्ट में शामिल कर पाएंगे, उतना सीखना है। और क्वेश्चन का ये बी इसलिए गलत है, व्याख्यान विधि का प्रयोग जो किया जाता है ना वो हायर एजुकेशन के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं लेक्चरर, क्यों लेक्चर कहते हैं? क्योंकि हम व्याख्या देते हैं, समझ में आ रहा है। जैसे रात भी पढ़ा रहे हैं पीजीटी को टीचर नहीं बोलते हैं, लेक्चर बोलते हैं। यहाँ से इस क्वेश्चन को आप गलत ढूंढ सकते हैं, गलती ऑप्शन कौन है, समझ में आ रहा है। क्योंकि लेक्चर का प्रयोग किया जाता है उच्च शिक्षा में बड़े बच्चों के लिए। आप एग्जाम किसका दे रहे हैं? क्लास 8 तक के बच्चों को। क्लास 8 के बच्चों को आप लेक्चर ज्यादा देंगे तो समझ में नहीं आएगा, भाग जाएगा क्लास से, समझे, या नहीं पढ़ने आएगा, बोलेगा सर खाली बोलते रहते हैं, ना कुछ लिखने देते हैं ना कुछ करने देते हैं। तो इसका मतलब लेक्चर विधि का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी गलत क्यों है ये बॉक्स में भी नहीं दिया है, वो लिख दिया है, लेकिन क्यों गलत है हम जो समझाएं ये तरीका है समझने का, समझे। तो क्यों नहीं यूज होगा। 75 देखते हैं, 10 क्वेश्चन देख लेंगे मिनिमम, फिर जाके छोड़ देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक एवं तार्किक चिंतन विकसित करेगा? देखिए अब देखिए वही सब है। अब देखिए इसका उत्तर दिया है ACD पहला, और आसानी से हो जाएगा। पहला ओपन एंडेड क्वेश्चन। देखिए ये क्या होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये समझ लेते हैं, डिस्कस किए थे वहाँ पे, थोड़ा CDP में आया था, ओपन और क्लोज एंडेड आया था ना, तो याद आ रहा है। ओपन एंडेड आया था किसमें, मतलब अभिसारी जो था ना चिंतन, क्यों दो तरह का थिंकिंग था, है ना, एक था डाइवर्जेंट थिंकिंग और एक था कन्वर्जेंट थिंकिंग, याद आ रहा है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो था, हिंदी हम नहीं बोल पा रहे हैं, अभिसारी कपसारी किसमें क्या है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग में होता था ओपन एंडेड क्वेश्चन, याद आ रहा है। और जो था वो अपसारी था जिसको कन्वर्जेंट था, या थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज करें, एक बार देख लीजिएगा किसमें क्या था, ठीक है। तो उसमें है ना कि ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है, इसमें हम जो सवाल बच्चा से पूछते हैं ना, उसमें बच्चों को मौका देते हैं कि तुम भी बोलो। जैसे मान लो हम बच्चे से ये सवाल करेंगे कि तुम ये बोलेंगे कि अच्छा तुम ये बताओ तुम्हारी नजर में या तुम्हारे अनुसार से विविधता क्या है, ठीक है। तो वो बच्चों को हम क्या कर रहे हैं, ओपन एंडेड, इसका मतलब है खुला सिर वाला प्रश्न पूछ रहे हैं, उसको ही मौका दे रहे हैं। दूसरा हम मान लो ऑप्शन ये भी दे सकते हैं, ये बताओ कि विविधता मतलब जो होती है वो क्या होती है, ये उससे बच्चा क्या करेगा कि वो सवाल का जवाब दे, जिसमें क्यों क्या कैसे रहेगा ना, समझे। तो वो हो जाएगा ओपन एंडेड सवाल। जिसमें हम पूरी तरह से बोल देंगे क्लोज एंडेड मतलब कि विविधता ये होती है, वो हम ही बोल दिए विविधता ये होती है, समझ में आया ना, विविधता का अर्थ हम समझा देंगे और बच्चा को बोलेंगे तुमको समझ में आया ना, बच्चा बोलेगा सिर्फ हाँ। इसको बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यानी कि सवाल ऐसा पूछे कि बच्चों को क्या क्यों कैसे, इसको बोलने का अपने से उसका मौका होना चाहिए। हम खुद बोल के समझा देंगे, वो हो गया क्लोज एंडेड। तो पहला ऑप्शन सही है, क्लोज एंडेड गलत हो गया, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है तार्किक चिंतन। जब बच्चा सवाल करेगा तभी ना वो तार्किक चिंतन उसके अंदर आएगा। और हम बंद से वाला प्रश्न बोल देंगे कि जैसे मोदी जी कहते हैं, मोदी जी क्या करते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, हम शुरू से बात बोलते हैं, आपको उदाहरण भी दे देते हैं। जैसे वो मोदी जब भाषण देने आते हैं ना, तो क्या बताइए क्या ये भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सब बोलता है हाँ। क्या बताइए कि मतलब ये मतलब सरकार जो गलत कर रही है, ये राज्य सरकार क्या ये गलत है कि नहीं है, बोलेगा हाँ, है ना। फिर बोलेगा क्या मतलब ये मतलब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सब बोलता है हाँ होना चाहिए। ये कौन सा सवाल है, ये क्लोज एंडेड सवाल है। ये नहीं कि उसको सिर्फ हाँ ना करवा रहे हैं, समझ में आया, और उसको मौका नहीं दे रहे हैं, क्योंकि नेता जब मौका देगा ना तो जनता सवाल करेगी, नेता जवाब दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो तो चाहता नहीं कि जनता सवाल करे। इसीलिए हमेशा जनता के बीच में जब नेता आता है तो वही सवाल करेगा जिससे जनता हाँ में हाँ करे, है ना, वही बात बोलेगा। इसीलिए क्लोज एंडेड सवाल जो होता है इंसान के सोचने की क्षमता को बंद कर देता है। सब हाँ हाँ मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है, लेकिन आपका सोच जो है ना वो बंद हो चुका है और आपका तर्क का विकास नहीं हो रहा है। ये तर्क का विकास नेता नहीं करेगा, नेता ने ये करेगा टीचर करेगा।
इसीलिए क्लोज एंडेड सवाल पूछने से या उस तरह से पढ़ाने से बच्चों को मना किया जाता है टीचर को, समझे। और तीसरा क्या है, एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चन, यानी कि बच्चा अन्वेषण करेगा, वो सवाल ढूंढेगा, है ना। अब देखिए, हाँ इसी के बारे में बोल रहे थे, अभिसारी, है ना, ये दिया हुआ है यहाँ पे कन्वर्जेंट, तो कन्वर्जेंट था उसमें और डाइवर्जेंट था वो वाला क्लोज एंडेड वाला, ठीक है। तो इसमें पता चल गया, इसमें ऑप्शन से याद आ गया, कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होगा, यानी कि अभिसारी में ओपन एंडेड क्वेश्चन शामिल हो जाता है ना। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन देखिए बी गलत, ये ऑप्शन बी ही क्यों है, यानी कि आपको एक ये भी ध्यान रखना है, जब ऑप्शन पढ़ेंगे ना आपको गलत को ढूंढना है पहले, समझे। जैसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब जो आपका सवाल पूछता है ए बी सी ऐसे करके पूछता है, समझे। तो आप करेंगे क्या, पहला पढ़े आपको लग रहा है सही है, दूसरा पढ़ रहे हैं लग रहा है सही है, और लग रहा है कि गलत लग रहा है, और आप 100% अगर श्योर हैं गलत है ये, समझे, तो तुरंत आएंगे उस ऑप्शन पे, आएंगे यहाँ पे कि कहाँ पे देखो कि बी है, बी जहाँ जहाँ है उसको काट देंगे। देखो बी किस में है, बी ऑप्शन नंबर सी में भी है ना, और ऑप्शन नंबर डी में भी है, देखिए तभी समझ में आएगा। इसका मतलब है बी और बी को ना हम मतलब गलत कर देंगे मन ही मन ऐसे करके ऑप्शन करके। अच्छा सीधी तो होगा ही नहीं, अब पढ़ना ही नहीं है सीधी को, अब एक ही बार जाना है ए बी पे, किसमें बी है, अच्छा ये बी भी गलत है, ये बी में भी बी नहीं है, सॉरी ये भी गलत है ना, ये भी गलत है, यानी इसमें भी बी है। तो जैसे ही ना ये सब पता यूपीएससी का सवाल पूछता है इस तरीके से, इसलिए सीटेट इतना हार्ड होता जा रहा है। बच्चा सब पढ़ता है ऐसे नहीं ना, सब वनडे का जो तैयारी करता है, जो बीएड डीएलएड करता है, वो सब पढ़ता है, एक लाइन वाला रटते रहता है, और इस तरह से पढ़ने की आदत बचपन से नहीं होती है, इसलिए वो सवाल उससे बनता नहीं है। तो जैसे हमको गलत को ढूंढने का, हम वैसे ही सॉल्व करते हैं हम इसका मतलब अपने भाषा में बोलते हैं चोर को पकड़ना, ठीक है। तो हम अपनी डायरी में लिख लिए थे पहले चोर को पकड़ना, यानी कि जो गलत है ना चोर को पकड़ लेंगे तो हम क्या है सही तक पहुंच जाएंगे। तो इसमें बी है, इस चोर है ना, तो बी को हम ढूंढेंगे कहाँ कहाँ बी है, उसको भगाएंगे वहां से। ए में बी है ना, सी में भी बी है और डी में भी बी है, इस तीनों को एक बार में काट देंगे बिना कोई आगे क्वेश्चन पढ़े, समझ में आया। अगर आप 100% श्योर है तब कि ये तो गलत ही है, और उसके बाद फिर बी पे आएंगे, बी टिक लगा देंगे। लेकिन फिर भी हम चारों ऑप्शन एक बार पढ़ेंगे, हो सकता है कि इस एक के अलावा एक और क्वेश्चन मतलब जो होगा ऑप्शन वो गलत होगा, उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन ये इसी तरह पर बनाना जैसे हम बताए, पहले चोर को ढूंढना है, अच्छा एक ऑप्शन काट दिए, अगर एक ही मिला है, एक ही चोर मिला तो एक ऑप्शन काट दिए, अगर दो चोर मिला तो दो ऑप्शन काट देंगे, अगर एक ही चोर में तीनों ऑप्शन कट रहा है तीनों ऑप्शन काट देंगे, और एक ऑप्शन जो बचेगा हमारा उत्तर हो जाएगा। हाँ समझ में आया। ये तरीका पूरे हर सवाल में काम आएगा, जहाँ भी इस तरह का ऑप्शन रहेगा ना ABCD ऐसे वाला, ये हमेशा काम आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त सहपाठी आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब है क्या है, पीर असेसमेंट, है ना। अब इसका उत्तर क्या ए है। अब ये BCD क्यों नहीं है, ये क्या है, आकलन करना, छात्रों को आकलन करना सीखने और रचनात्मक पुष्टि प्रदान करने में सक्षम बनाना। हाँ ये अच्छा बात है, क्योंकि ये सहपाठी आकलन हमने पढ़ाया था CDP में, कि वो क्या होता है कि वो अपने बच्चा जो दोस्त होता है ना उससे भी वो मतलब आकलन बच्चा करता है कि अच्छा हम कितना सीखे, वो कितना सीखा, तो उसको भी NEP में 2020 में शामिल किया गया है कि सहपाठी आकलन भी होना चाहिए। अच्छा ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों को आकलन करना सीखने एवं वो रचनात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करने में सक्षम होना, इनेबलिंग स्टूडेंट टू लर्न टू एसेस एंड प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। देखिए रचनात्मक है ना, रचनात्मक है, लेकिन बी ऑप्शन गलत क्यों है, थोड़ा ये देखते हैं। शिक्षक के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल और सहज बनाना, देखिए बी ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन जो है ना, ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के मुताबिक भी गलत है। आपको ये देखना है, आपको पता है सीटेट में क्यों प्रॉब्लम होता है कि ऑप्शन सब आपको सही लगेगा, ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखना है कि हमको क्वेश्चन का जो कीवर्ड है ना उसके अनुसार सही ढूंढना है, और वो एक ही कोई होगा अगर एक ऑप्शन दिया है तो, और एक से अधिक है जो हमने ऊपर बताया कि चोर वाला मतलब जो है तरीका वो अपनाना है। तो देखना प्रक्रिया को सरल बनाता है, ये सहज बनाता है। ये कीवर्ड हम लोग लिखाए थे उस CDP में, आप सोचेंगे अरे सरल सहज है, चलो टिक लगाओ, यही होगा, अच्छा है ना, तो गलत हो जाएगा आपका। यहाँ मूल्यांकन की बात कर रहा है, मूल्यांकन में रचनात्मक करना है, आकलन करना सीखना है। तीसरा है सहपाठी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिपुष्टि प्रदान करते समय सामाजिक संबंध को दृढ़ करना, ये भी नहीं होगा। और डी, तो इसका मतलब है कि ये जो सहपाठी आकलन का उद्देश्य अगर आपको पता है तभी बना पाएंगे, उद्देश्य नहीं पता है
तो आप सब में फंस जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको ये ऑप्शन नहीं सही कर पाएंगे। समझे? उद्देश्य क्या होता है? बॉक्स में लिखा हुआ है, छात्र को स्वयं के और दूसरे के काम का विश्लेषण करना सिखाना है। ये याद रहना चाहिए। समझे कि मतलब पीर असेसमेंट क्या होता है, यानी कि सहपाठी आकलन क्या होता है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो होता है ना, जो सीधे भी नहीं रहता है ना, टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में, तो उसमें कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम समझ जाएंगे, अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है आकलन में। ठीक है, अब देखते 77 समझ में आया। सामाजिक अध्ययन कक्षा में मौसम का पूर्वानुमान हमारी कैसे सहायता करता है विषय पर चर्चा के समय शिक्षक क्या करते हैं। शिक्षक जो करते हैं वो ऑप्शन बी दिया है, लेकिन बी क्यों दिया हम देखते हैं। कीवर्ड क्या है इसका क्वेश्चन का? मौसम का पूर्वानुमान हमारी कैसे सहायता करता है, इस विषय पे चर्चा करता है। उसमें शिक्षक क्या करेगा? बच्चा नहीं, ये ध्यान रखना है। क्या कौन क्या करेगा? शिक्षक। शिक्षक पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु के सारांश को पावर पॉइंट प्रस्तुति में दिखा सकता है। ठीक है, चलो इसको हम देखते हैं क्या कर सकता है, आगे पढ़ते हैं क्या होगा। दूसरा, विद्यार्थियों को ऐसे व्यक्ति की भूमिका नियत करवा सकता है जो विभिन्न ग्रामीण तथा नगरीय कार्यों में सम्मिलित है। ये देखो, ये क्या है कि इसमें बच्चा को स्वयं शामिल कर रहा है ना। तो बच्चा को खुद जब शामिल कर रहा है, इसका मतलब वो प्राथमिक स्रोत का इस्तेमाल कर रहा है या फिर उसका अनुभव का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो ज्यादा करना है। हमेशा ध्यान रखना है 6 to 8 के क्लास के क्वेश्चन में कि बच्चा जहाँ शामिल हो रहा है, समझे, जहाँ प्राथमिक स्रोत का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन खुद वो बच्चा अनुभव की बात कर रहा है, तो वो ऑप्शन ज्यादा सही होगा। ये ऑप्शन सब गलत इसलिए है क्योंकि इसमें क्या किया, सारांश को पावर पॉइंट में प्रस्तुत कर दिया। भाई सारांश को प्रस्तुत कर दोगे तो मौसम का पूर्वानुमान हमारी कैसे सहायता करता है, इसका अनुभव उसके पास आएगा नहीं। मान लो हम पॉइंट खाली बता देंगे ऐसे से होता है, नहीं होगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन इसलिए सही है कि वो कह रहा है कि विद्यार्थियों को ऐसे व्यक्तियों की भूमिका नियत करवा सकता है, शिक्षक करवा सकता है जो कि विभिन्न ग्रामीण तथा नगरीय कार्यों में सम्मिलित है। इसका मतलब यह है कि वो नगर में भी रहा है, शहर में भी रहा है, तो उस दौरान क्या करेगा, उसका अनुभव भी तो कुछ है ना। तो जो अनुभव है तो अनुभव का फायदा उठाएगा। और तीसरा कहता है समाचार में मौसम पूर्वानुमान की एक क्लिप दिखा सकता है। फिर तो वही बात होगा, क्लिप दिखा दिया लेकिन उसका उससे जुड़ा नहीं जुड़ा। विद्यार्थियों को विभिन्न मौसम परिस्थितियों के चित्रों को बनाने के लिए कह सकता है। ठीक है, विभिन्न मौसम का चित्र बना देगा तो उससे क्या समझ थोड़ा बच्चा जाएगा। इसका मतलब ये है कि मौसम का पूर्वानुमान हमारी कैसे सहायता करता है, इस पर चर्चा के दौरान एक शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त यह होगा। देखते सबसे उपयुक्त ढूंढ रहा है, ये चारों सही है लेकिन सबसे उपयुक्त ढूंढना है कि वह विद्यार्थियों को ऐसे मतलब कौन अच्छी है। हाँ, सबसे ज्यादा मतलब सटीक कौन होगा जिसमें कि बच्चा जल्दी उस चीज को समझ जाएगा। तो इसमें इसका ट्रिक क्या इस्तेमाल करना है, अनुभव, है ना। और दूसरा ट्रिक लिख लीजिए कहीं पे, आपका कॉपी है, नहीं तो पता है बाद में फिर दिमाग में आता नहीं है। कहीं कॉपी है तो लिख लीजिए कि मतलब इसमें ये लिखिए, हम भी लिख लेते हैं कि दिए गए विकल्पों में से, नहीं दिए गए विकल्पों में से, ऐसे लिखिए कॉपी पे, दिए गए विकल्पों में से, ये ट्रिक सभी क्वेश्चन का मैंने कि सिर्फ इसके लिए बता रहे हैं। एक मतलब ये कॉन्सेप्ट समझ में हमको आइडिया आया कैसे हम कर सकते हैं। दिए गए विकल्पों में से लिख रहे हैं। हाँ, विकल्पों दिए गए विकल्पों में से जब जब एक से अधिक ऑप्शन सही नजर आए, एक से अधिक ऑप्शन सही नजर आए या समझ में आए या सही नजर आए, तो हमें उस ऑप्शन का या विकल्प का चुनाव करना है। सही नजर आए तो हमें उस ऑप्शन या विकल्प का चुनाव करना है जिसमें यही मेन कॉन्सेप्ट है जो अब लिखा है। अब जिसमें बच्चों की सहभागिता कोमा बच्चों का अनुभव एवं वह खुद उससे जुड़ा हुआ महसूस करता हो,
जुड़ा हुआ महसूस करता हो तो महसूस करता हो तो वह विकल्प है तो उसी विकल्प का चुनाव करना है। तो या वह विकल्प सबसे सही उत्तर होगा, जैसे ऐसे लिख लीजिए, तो वह विकल्प सबसे उपयुक्त उत्तर माना जाएगा। वह विकल्प सबसे उपयुक्त उत्तर माना जाएगा। सबसे उपयुक्त उत्तर माना जाएगा। ये जो लिखा दिए हैं हम, ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए नहीं है। हम जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं तो हमको कुछ उसमें मतलब एक होता है ना कि एक आइडिया आ रहा है कि अच्छा ऐसे सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना, और ये सब में काम आएगा। तो ये देखिए कि जहाँ भी फंसेंगे ना, जहाँ भी क्वेश्चन में फंसेंगे, जहाँ एक से अधिक उत्तर आपको लगता है, उसमें हम देखेंगे कि बच्चा शामिल है कि नहीं। जो हम लिखा है ना, बच्चों का अनुभव खुद उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, बच्चों की सहभागिता उसमें है कि नहीं। अगर ये चीज है तो वही, अब इसमें प्रोजेक्ट भी हो सकता है, उसमें एक्टिविटी भी हो सकता है, कहीं घूमने जा रहा है वो भी हो सकता है, वो खुद से कर रहा है कोई काम वो हो सकता है ना, बच्चा खुद से पढ़ रहा है वो भी हो सकता है। ये सब चीज जब अगर रहेगा तो वो आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 में ये कहता है कितना है, ठीक है 10 मिनट और डिस्कस करेंगे, 9:30 में छोड़ देंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 78, कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय, देखते हैं इसमें क्वेश्चन जितना पूछ रहा है पेडागोजी में सब चर्चा ही कर रहा है, बातचीत कर रहा है, बच्चों को शामिल कर रहा है। इसका मतलब है कि जो ये जो है ये सब पेडागोजी का जो प्रैक्टिकल तरीका जैसे होता है बच्चों को सिखाने का, वो सब इस्तेमाल कर रहा है ना। चर्चा करते समय शिक्षक को, ये ऑप्शन नंबर डी है ना, केवल सी सही है। क्या कह रहा है, पहला क्या है, पुरुषों और महिलाओं को, अब देखिए टॉपिक को पहले देखना है। टॉपिक क्या हमारा क्वेश्चन में, जेंडर। हाँ, एक पॉइंट और लिखिए, हम जो लिखा रहे हैं लिखिए, तो एक पॉइंट और लिखिए जो लिखा रहे हैं लिखिए। देखिए प्रश्न सॉल्व करते समय, लिखिए प्रश्न सॉल्व करते समय, प्रश्न सॉल्व करते समय हमें प्रश्न को 2 बार पढ़कर, प्रश्न को 2 बार पढ़कर उसके मुख्य कीवर्ड को, उसके मुख्य कीवर्ड को ढूंढकर उसका किस टॉपिक से संबंध है, उसका किस टॉपिक से संबंध है, कीवर्ड को ढूंढकर उसका संबंध या किस टॉपिक से, उसका किस टॉपिक से संबंध है, यह पता लगाना है, यह पता लगाना है। और उसी आधार पर किस टॉपिक से संबंध है यह पता लगाना है, और उसी आधार पर ऑप्शन को ढूंढना है, ऑप्शन को पता लगाना है, उसी आधार पर ऑप्शन को ढूंढना है। ये जो हम लिखा रहे हैं ना, ये बहुत गेम चेंजिंग आपका सीटेट पास करने के लिए होगा। हम बता रहे हैं यही चीज हर सवाल में फंसाता है। ये जो 2-3 पॉइंट लिखा दिया और बाद में हमसे दिमाग में आइडिया नहीं आता। अभी हम पढ़ा रहे हैं तो हमें माइंड में आइडिया आ रहा है और हम उस तरह से बोल दे रहे हैं, लिखा दे रहे हैं। बाद में हो सकता है हम इस सेंटेंस को लिखा ही नहीं पाएंगे और मेरे मन में आइडिया आएगा भी नहीं, समझे। हम इसलिए बोले, देखिए अब क्वेश्चन हम क्या लिखा है, प्रश्न को सॉल्व करते समय हमें 2 बार पढ़ना है। 2 बार क्यों पढ़ना है, क्योंकि 2 बार जब एक बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, आपको सिर्फ सेंटेंस समझ में आएगा एक बार में, चाहे कितना भी आसान सवाल हो। दोबारा जब पढ़ेंगे तो हमको उसमें कीवर्ड समझ में आएगा और टॉपिक ढूंढ पाएंगे। हम लिखाए हैं ना कि कक्षा में, जब देखिए आप खुद पढ़िए, मेरे सामने पढ़िए तो आप बोल के, कक्षा में जेंडर, लैंगिक और भूमिका पर चर्चा करते हुए शिक्षक को, देखिए इसमें हमको कीवर्ड ढूंढ के बताइए, मेन कीवर्ड क्या है। यहाँ है मतलब जेंडर जो है ना, लैंगिक के बारे में चर्चा करने के लिए बोल रहा है। चर्चा करने के लिए बोल रहा है। टॉपिक हमको कीवर्ड मेन बताइए ना, चर्चा करने के लिए बोल ही रहा हो तो पता चल रहा है। कीवर्ड मेन क्या है, किसका, जेंडर भूमिका लिखा हुआ है, ठीक है। सिर्फ जेंडर पे नहीं जाना, जेंडर भूमिका एक साथ देखना है, यानी कि जेंडर की भूमिका के बारे में पूछ रहा है। जेंडर तो टॉपिक हमारा है
और जेंडर टॉपिक में उसकी भूमिका पे चर्चा कर रहा है, तो चर्चा कर रहा है, सब सवाल है। हमको कीवर्ड क्या ढूंढना था इसमें, जेंडर भूमिका, लेकिन जेंडर रोल क्या है, यानी अब जाके हमको सवाल पे आना। अब बार बार जब जेंडर रोल दिमाग में चलेगा ना, जेंडर रोल, और उसी आधार पे हमने क्या लिखा है, कीवर्ड ढूंढकर उसी आधार पे टॉपिक के अनुसार हमको ऑप्शन ढूंढना है। तो अब आपको जब जेंडर कीवर्ड दिमाग में चलेगा ना, जेंडर भूमिका, तब ऑप्शन पढ़ेगा तुरंत निकल जाएगा। अब ऑप्शन हम ए पढ़ते हैं, पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग व्यवसाय अपनाने का सुझाव देना चाहिए, अलग अलग देगा जेंडर। अब इसका संबंध किससे था हमारा, ये जेंडर समानता था, जिसमें कि लैंगिक पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, है ना, रूढ़िवादी से होना चाहिए, ये इसमें लिखा नहीं रहेगा, है ना। ये आपको दिमाग में लगाना, जेंडर का हम कहाँ पढ़े था, अच्छा उतना समय नहीं लगाएंगे वहाँ पे, लेकिन अपने आप क्लिक हो जाना चाहिए दिमाग में। तो जेंडर के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जेंडर में निगेटिव चीज था, उसमें पूर्वाग्रह था, रूढ़िवादी था, उसको खत्म करने के लिए हम जेंडर पढ़ाई किए थे, जेंडर की चर्चा किए थे। तो आप देखिए पहला ऑप्शन जो कह रहा है, अलग अलग व्यवसाय अपनाना चाहिए, क्या सही बात है? नहीं, हम क्या बोले थे कि समान, यानी कि अगर वो काम कर रहा है खेती का तो वो भी खेती कर सकती है, वो भी जॉब कर रही है ऑफिस में तो भी जॉब कर सकती है, तो समान बोले थे ना, अलग अलग करेगा, इसका मतलब है जेंडर साथ वो क्या कर रहा है, असमानता का व्यवहार कर रहा है, ठीक है। तो पहला गलत है। दूसरा, लड़कों और लड़कियों को अलग अलग, जहाँ भी अलग अलग है जेंडर भी गलत है ना, अलग अलग नहीं होगा, एक साथ होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन हम देखते हैं, सी ऑप्शन क्या, सॉरी कहाँ गया, ए बी सी, अच्छा डी क्या है, ऑप्शन सिर्फ सी है। हाँ, इसमें क्या, जेंडर रूढ़ियों को दैनिक जीवन में चुनौतियों देने पर जोर देना चाहिए, बात सही है। यानी कि चुनौती कब देंगे हम, जब मान लो उसको बताएंगे कि नहीं महिलाएं समान होती है, वो भी काम कर सकती है, वो भी साथ साथ पढ़ाई कर सकती है ना। तो जब ये बात हम बोलेंगे, इसका मतलब हम उसको चुनौती दे रहे हैं, जो ऐसा सोच रहा है, इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ सी सही होगा, है ना। तो सी पता चला क्यों होगा, यानी कि डी है ना ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ सी सही होगा, ठीक है। ये सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 79, एक शिक्षार्थी, आप पढ़िए तो क्वेश्चन हम थोड़ा सा मतलब ऐसे करते हैं, बोलिए तो। सामाजिक विज्ञान में लगातार कम अंक ला रहा है और उसी समस्या को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करना चाहिए? अब देखिए इसका उत्तर मत देखिएगा, देखिए बहुत अच्छा है, बताइए तो कौन सा होगा, आपको थोड़ा सा ऑप्शन मौका दे रहे हैं, पहले फिर पढ़िए क्वेश्चन, सब समझ में आएगा के लिए पढ़िए। हाँ, एक शिक्षार्थी सामाजिक विज्ञान में लगातार कम अंक ला रहा है, उसकी समस्याओं को समझने के लिए तुम्हें कौन सा आकलन करना चाहिए? इसमें हमको कीवर्ड ढूंढिए ना, कीवर्ड हमको कीवर्ड बताइए पहले, हमको पहले कीवर्ड बताइए क्या है कीवर्ड, दोनों कीवर्ड बताइए, इसमें कीवर्ड ढूंढिए तो। ये समस्याओं का आकलन, आकलन कहाँ है इसमें, वो तो टॉपिक में हम चले जाएंगे ना, पहले इसमें कौन कीवर्ड आप एक साथ ढूंढेंगे जिससे कि हम सवाल की तरफ आएंगे, ऑप्शन की तरफ आएंगे। सामाजिक विज्ञान में कम अंक था ना, और तो समस्या बता रहा है ना, कीवर्ड ढूंढिए। कीवर्ड नहीं मिला अभी तक, ये कम अंक जो ला रहा है, कम अंक ला रहा है, समस्या है ना, समस्या ठीक है। तो समस्या कीवर्ड, अरे हम ये बोल रहे हैं आकलन करना चाहे, ये ठीक है, और एक कीवर्ड कोई है उसको ढूंढिए, आकलन क्या करेंगे। सामाजिक विज्ञान में जो लगातार कम अंक ला रहा है उसकी अथी पे आकलन करना है, एक विद्यार्थी, एक शिक्षार्थी। अच्छा, तो उसी अंक पे जो कम ला रहा है ना, वही समस्या है, और उससे हम लोग को आकलन करना है। नहीं देखिए, इसीलिए हम आपको पढ़ने के लिए बोले, दोनों फंस गए, ठीक है। वो आप ढूंढ रहे, लिखा हुआ में आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, यही तो सीटेट का चैलेंज है। समझने के लिए मेन कीवर्ड है, समझने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो जो हम बताए थे फॉर्मेटिव असेसमेंट बताए थे, समझने के लिए, हाँ के लिए, जब फॉर के लिए बताए थे, समझने के लिए, ये सब आप पढ़ लेंगे। जब अगर आप ये नहीं ढूंढ पाएंगे तो आप कितना भी ऊपर नीचे करेंगे आप गलत करके आएंगे, इसलिए आपको पढ़ने बोले हैं। देख रहे हैं कितना मतलब कठिन है, मतलब क्वेश्चन को समझना, हम लोग तुरंत एक बार पढ़ के ऑप्शन पे आ जाते हैं, इसीलिए हम आपको लिखा है कि क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, एक बार में सेंटेंस समझ में आएगा और दूसरे बार में कीवर्ड ढूंढ पाएंगे, ठीक है। उसमें लगातार कम आ रहा है, देखिए इसे पढ़ रहे हैं
समस्या को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करना चाहिए। ये सेंटेंस समझ में आया, अब कीवर्ड ढूंढना था इसमें, तो लगातार कम आ रहा है कि समस्या है। समस्याओं को समझने के लिए के लिए कह रहा है। ऑप्शन जब देखेंगे इसमें सी और डी है, यानी कि समस्या है तो समस्या का हम डायग्नोस करेंगे ना। ठीक है, ये बात तो ठीक लग रहा है, ऑप्शन सी है। अब यहाँ पे ऑप्शन भी तुरंत पढ़ लेंगे तेजी में, तो फिर अगर लग रहा है कि हम ऑप्शन पढ़ के तब समझेंगे, एक ये भी तरीका है ना, कि आप ऑप्शन पढ़ के फिर जाकर दोबारा सवाल पढ़िए, समझे। यानी कि एक बार ऑप्शन पढ़ लिए, आपको आइडिया आ जाएगा कि अच्छा इसमें ये सब बात की चर्चा कर रहा था, हमको फिर से एक बार समझना है। लेकिन अब कीवर्ड ढूंढ लेंगे समझने के लिए। आकलन का टॉपिक तो है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए आकलन में क्या क्या था। 2 टॉपिक था, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। फॉर के लिए, फॉर में के लिए था, इसमें समझने के लिए। अच्छा, यानी कि सी होगा। अब जहाँ जहाँ सी होगा हम ढूंढेंगे, सही ढूंढेंगे। यानी कि सबमिटिव नहीं होगा तो पहले हम चोर को ढूंढेंगे, है ना। बी नहीं होगा, फॉर्मेटिव होगा। जब फॉर्मेटिव होगा तो सबमिटिव तो नहीं होगा, तो बी जहाँ जहाँ होगा काट देंगे। देखिए ऑप्शन कौन कौन कटा, बी भी कट गया, डी भी कट गया। हाँ, बचा ए और सी बचा। इसका मतलब है कि प्लेसमेंट अजीब टाइप का कुछ वर्ड लिखा हुआ जो थोड़ा सा लगे ना कि हमारे टॉपिक से संबंध का है ही नहीं, उसको वर्ड को भी काट देना है। अब बचा सी और डी, तो डायग्नोस्ट करेंगे। पहले समस्या है, यानी कि समस्या कीवर्ड आप दोनों ठीक, मतलब 2 कीवर्ड आप पहचान लिए थे, लेकिन एक कीवर्ड नहीं पहचाने। समस्या भी समझ लिए, आकलन भी समझ लिए। कीवर्ड ये 3 कीवर्ड इसमें था। इसमें समस्या एक कीवर्ड था, एक समझने के लिए कीवर्ड था, और एक कीवर्ड था आकलन। जब ये तीनों कीवर्ड को आप हाईलाइट दिमाग में कर लेंगे, तब जाके आप सही आंसर ढूंढ पाएंगे, और तुरंत मिल जाएगा तब। वो समझ में आया? हाँ, देख रहे हैं ये डिस्कस करना कितना जरूरी था। बहुत जरूरी है। और ये चीज नहीं करेगा ना, वो नहीं पास कर पाएगा। अब लग रहा है ना कि सीटेट में क्यों बच्चा फेल करता है, इसलिए करता है, वो पढ़ रहा है, उसको याद भी है, वो क्वेश्चन को ही नहीं ढूंढ पा रहा है। इस क्वेश्चन को ही ना, उसमें मेन कीवर्ड और मेन कॉन्सेप्ट को नहीं ढूंढ पाता है, और डायरेक्ट आंसर पे आ जाता है। उसको फिर समझ में नहीं आता है, कहता एरिया बहुत टफ कर दिया, एबीसीडी कर पूछता है, यूपीएससी कर पूछता है। पूछेगा है ना, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या था 6 to 8 क्लास का, विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित करना, ये उद्देश्य था उसका उसमें पेडागोजी में, इसीलिए आपको ऐसा सवाल पूछ रहा है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ताकि हम भी थक गए हैं पूरा बोलते बोलते। आप खुद पढ़िए फिर ये क्वेश्चन। चलिए जल्दी। स्थलीय आकृतियों और महासागरीय धाराओं और ज्वालामुखियों और जलवायु के बारे में पढ़ना चाहती है। पढ़ना नहीं, पढ़ाना चाहती है। इसी गलती हो जाएगा, इसी से गलती हो जाएगा। पढ़ाना गलत पढ़ लिए थे, ऐसा गलत हो जाएगा। बच्चा पढ़ेगा, टीचर पढ़ाएगा, और समझ लिए पढ़ेगा। निम्नलिखित में कौन से शिक्षण अधिगम सामग्री का चुनाव करना चाहिए? सामग्री का चुनाव करना चाहिए। अच्छा, रुकिए पहले हमको कीवर्ड बताइए। 2 कीवर्ड, इसमें 2 या 1 भी कीवर्ड हो सकता है, 3 भी कीवर्ड हो सकता है। कीवर्ड बताइए तुरंत। हाँ, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है ना, शिक्षण अधिगम सामग्री, इंग्लिश में जो लिखा ऊपर में है ना। इंग्लिश ही कई बार देख लेना, अगर समझ में आएगा ना तो इंग्लिश में क्या टीचिंग लर्निंग, TLM लिखाए थे ना, पढ़ाए थे जो TLM। क्या कीवर्ड इसमें है? इसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, और दूसरा कीवर्ड है चुनाव करना है ना, चुनाव करना है, सामग्री का चुनाव। ठीक है, वही बात है। चलो उत्तर बताइए क्या हुआ जल्दी, और क्यों होगा वो ये BCD क्यों नहीं होगा जल्दी? क्योंकि देखिए पहली बात तो अंबिका क्या कर रही है, वो बच्चों को स्थलीय आकृति, महासागर और ज्वालामुखी सब चाह रही है। तो वो मतलब मानचित्र, ग्लोबल और कार्य मॉडल, ये मानचित्र ग्लोब पे ही हम करवा सकते हैं। हाँ, कहने का कि जो टॉपिक है ना, टॉपिक भी देखना कि बच्चे शिक्षक पढ़ा क्या रहे हैं, उसके अनुसार से TLM का प्रयोग करना है, समझे। आगे लिखिए, एक पॉइंट लिखिए, तो जल्दी लिखिए, तो कॉपी में लिखिए कि शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए, शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले, शिक्षक द्वारा पढ़ाए, बोलिए नहीं, शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले, ठीक है, शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय के आधार पर, विषय या टॉपिक
शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले टॉपिक या विषय के आधार पर जो सबसे उपयुक्त या जरूरी टीएलएम होगा या शिक्षण अधिगम सामग्री, शॉर्ट फॉर्म में टीएलएम लिखिए, इंग्लिश में देख लीजिएगा, क्वेश्चन नजर समझ में आएगा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो सबसे क्या लिखा है हम, उपयुक्त या जरूरी टीएलएम होगा, उसी का चुनाव करना है। सिर्फ उसी का चुनाव करना है। सिर्फ लिखिए, सिर्फ उसी का चुनाव करना है। सिर्फ उसी का चुनाव करना है। अब देखिए, अब आते हैं। अच्छा, ऑप्शन ए क्यों हुआ जो बताए, क्योंकि ज्वालामुखी बता रहा है, महासागरीय धाराएं बता रहा है, जलवायु बता रहा है, तो ज्योग्राफी का टॉपिक है ना ये। तो ज्योग्राफी का टॉपिक को क्यों हम मतलब ग्राफ के माध्यम से नहीं बता सकते, हमको ग्लोब दिखाना पड़ेगा, मतलब मानचित्र दिखाना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए हम मैथ यही रहता कि अंबिका अपनी कक्षा में बच्चों को त्रिकोणमिति पढ़ा रही है और उसमें हमें बताना है कि कैसे ये तीन भुजा आपस में मतलब एक ऐसे काटती है एंगल पे, ये सब बताना है। तब जाके हम मतलब मैथ वाला ग्राफ का प्रयोग करते हैं, फ्लैश कार्ड का प्रयोग करते हैं ना, ये स्क्रैप बुक का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि टॉपिक बदलेगा तो हमारा टीएलएम बदल जाएगा, ये ध्यान रखना है। समझ में आया? तो ये ध्यान आपको रखना है कि टीएलएम का चुनाव क्वेश्चन के मुताबिक करना है और विषय के मुताबिक करना है। कौन सा विषय का चुनाव शिक्षक करके पढ़ा रहे हैं, समझे? तो आज की क्लास हम लोग लगभग 1.5 घंटे किए हैं, है ना। तो इसमें हमने ये समझा कि क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है और क्वेश्चन पूछने के साथ हमको कैसे सॉल्व करना है, हमने ये देखा, है ना। अगर ऐसे हम लोग लगता है 5 साल का कर लेंगे, मैक्सिमम 10 साल का, तो हमें लगता है कि सारा पैटर्न समझ में आ जाएगा। और जो हम अभी लिखा रहे हैं, चाहे वो 5 लाइन लिखाएंगे सीटेट में, हो सकता है 10 में कॉन्सेप्ट लिखा है, वही चीज को बार बार अप्लाई करना है और इसको पढ़ना है। अच्छा सर क्या लिखा है, ये लिखा है तो इसमें ये पॉइंट लिखा है, तो ऐसे सॉल्व करना है। जब ये यूज करेंगे, जो अभी अभी आज कितना पॉइंट लिखा है, 3-4 पॉइंट लिखा है ना, लगता है 3 को लिखा है। 3 पॉइंट। हाँ 3 पॉइंट। ये सिर्फ इस 1 साल का 3 पॉइंट नहीं है, ये ऐसा जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो 30 साल का क्वेश्चन रहे या पिछले 50 साल का रहे, उस सब में ये चीज अप्लाई होगा। आप करके देखिएगा, अकेले में कहीं बैठेंगे, जो हम लिखाए हैं देखियो कितना वो काम कर रहा है, वो करेगा काम। आगे जब और डिस्कस करेंगे तो और कुछ हमको समझ में आएगा, तो हम वो लिखाते चलेंगे बीच बीच में, समझे? ये तरीका भी हमें लगता है सही रहेगा। ये भी सही है। ये नहीं लगता यही काम ही करेगा, कितना भी पढ़ लें, अगर हम सॉल्व करना नहीं सीख रहे हैं तो फिर जाके हम फंस जाएंगे। और कैसे सॉल्व करना, मेन ट्रिक हम लिखा दिए कि पहला एक वो भी लिख लीजिए, वो तरह से लिखाए तो है ही कि क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। तो लेकिन 2 बार क्यों पढ़ना है, क्यों बता, क्योंकि पहला बार में सेंटेंस समझ में आता है ना, और दूसरा बार में कीवर्ड और टॉपिक समझ में आता है। लिखिए, पॉइंट 1 लिखिए, तो लिख लेना। ये जितना याद रहेगा ना हमको कैसे सॉल्व करना है, उतना ज्यादा हिट करेंगे आप एग्जाम हॉल में। लिखिए, हमें 2 बार सेंटेंस इसलिए पढ़ना है, लिखो प्रश्न को हमें 2 बार इसलिए पढ़ना है, प्रश्न को हमें 2 बार इसलिए पढ़ना है क्योंकि पहली बार में हमें सिर्फ वाक्य समझ में आएगा। पहली बार में हमें सिर्फ वाक्य यानी सेंटेंस समझ में आएगा, और दूसरी बार जब पढ़ेंगे तो हमें उस वाक्य में मेन कीवर्ड, मुख्य शब्दावली, मेन कीवर्ड इंग्लिश में याद रहेगा, मेन कीवर्ड का मतलब क्या होता है, मुख्य शब्दावली, है ना। मेन कीवर्ड ब्रैकेट में मुख्य शब्दावली और उस कीवर्ड का किस टॉपिक से संबंध है, और उस कीवर्ड का किस टॉपिक से संबंध है, उस मेन कीवर्ड का किस टॉपिक से संबंध है, वह उसका मतलब किस टॉपिक संबंध है,
यह पता चल पाएगा, यह पता चल पाएगा। और इसी आधार पे हमें ऑप्शन का चुनाव करना है। इसी आधार पे हमें ऑप्शन का यानी विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, करना है, ठीक है। ठीक, ये 4 पॉइंट जो लिखा है ना, ये डेली मतलब हमको भेज दीजिएगा। हम क्या लिखा है नहीं लिखा है याद नहीं आता है बाद में, लेकिन ये काम आएगा। ये जो हम समझ बताए ना, ये सब क्वेश्चन में काम आएगा, हर क्वेश्चन में। आप करके देखिएगा। 80 क्वेश्चन तक हमने कर लिया है और 90 क्वेश्चन तक हम लोग कर लेंगे, मतलब आगे करेंगे। और मतलब आज तो हम लोग फर्स्ट डे था, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहा क्लास आज का, है ना। इतना करने के बाद वो आपको एक अंदर से फील आया होगा कुछ कि मतलब अगर नहीं करते ऐसा तो शायद बहुत कुछ मिस हो जाता। हाँ, ये जाता बहुत सारा क्वेश्चन, आइडिया मिला कैसे क्वेश्चन को हल करना है। हाँ, ये आइडिया मिला कि हमको एसएसटी के 90 नंबर के मार्क्स को अप्रोच कैसे करना है। हाँ, और यह एनसीईआरटी पढ़ना कैसे। रिकॉर्डिंग अब बंद करेंगे, अभी बंद नहीं हुआ ना। बंद कर देते हैं। हाँ, अब बंद कीजिए, भले नहीं किया वो बाद में जब सुनेंगे ना तो काम आएगा। ठीक है, आज क्लास के हिसाब से रिकॉर्डिंग को बंद कर दीजिए।